दिल्ली जाना पड़ेगा मिस घर को छोड़ के। करोल बाग शी गॉट एडमिशन इन करोल बाग दिल्ली। Now, I would like to hand over the mic to my beloved teacher, Dr. Humaira ma'am, Associate Professor in Department of Foreign. Deciding what not to do is as important as deciding what to do. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर ज़हरा खान हैं स्ट्रगल स्टॉप में। मेरे पास कई लोगों के बच्चों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि आप इस साल टॉपर स्टॉप कब करेंगे। तो मैंने सोचा कि टॉपर स्टॉप तो इस साल कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, कई लोगों ने टॉपर स्टॉप किए हैं जो यूट्यूब पे मौजूद है, तो मैं कुछ अलग करूं। तो मैंने ये आप लोगों के लिए ये स्ट्रगल स्टॉप लेकर के आया है। स्ट्रगल स्टॉप में मैं आज इनसे बात कर रहा हूँ डॉक्टर ज़हरा खान से कि ये 2021 में 11th रैंक लाई और 2021 में 11th रैंक लाई है और 2021 में इनका 182 रैंक था। तो उस 182 रैंक पे इनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाया। तो आज हम इनसे इसी मसले पे इनकी जो जर्नी रही है 182 से 11th रैंक तक का, तो इस जर्नी पे मैं इनसे बात करूँगा। तो डॉक्टर ज़हरा खान, आपका इस्तकबाल है इस स्ट्रगल स्टॉप में। थैंक यू सर। मैं आपका इंट्रोडक्शन खुद करा देता हूँ लोगों से कि ज़्यादा वक्त ना लगे। डॉक्टर ज़हरा खान, हाँ, डॉक्टर MIJ तिब्बिया यूनानी कॉलेज मुंबई से BUMS इन्होंने किया और अभी NIUM में 2021 में इनका एडमिशन हुआ है। NIUM में ये PG कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर इनका है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, OBG से ये PG कर रही हैं। तो मैं बता दूं कि इनका इस साल 11th रैंक था और लास्ट ईयर 182 रैंक था। तो 182 से 11th रैंक का सफ़र इनका कैसे इन्होंने पूरा किया, आज इस मसले पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने शुरू में एक कोट पढ़ा था, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इम्पोर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। ये स्टीव जॉब्स, एप्पल के CEO हैं, उनका ये कोटेशन है। हमें क्या नहीं पढ़ना ये तय करना उतना ही अहम है जितना कि हमें क्या पढ़ना है ये तय करना। तो ये इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है डॉक्टर ज़हरा खान से कि इनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ने से रह गया या क्या नहीं पढ़ना चाहिए था जो इन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ना चाहिए था जो इनसे पढ़ने से रह गया। तो आज इसी मसले पे हम सब गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये PGT की तैयारी कब शुरू करने का सोचा? क्या आपके क्लासेस में इसका जिक्र होता था जब आप BUMS में थी, ग्रेजुएशन के दौरान थी? तो आपके क्या BUMS के दौरान ही आप PG की प्रिपरेशन के बारे में की तैयारी शुरू कर दी थी या बाद में? आप कब ने इसके बारे में PG करने का सोचा और कब से तैयारी करना शुरू की? मेरी इंटर्नशिप जो है वो 2019 में कंप्लीट हुई है। उससे पहले मेरा इरादा नहीं था कि मुझे PG करना है, या उसके बारे में मतलब जिक्र नहीं होता था क्लास में या PGT के एग्जाम्स के बारे में, या मैंने मतलब पहले से पढ़ाई उस तरह से नहीं की थी 5 साल कि मुझे PG करना है। तो इंटर्नशिप के बाद ही इरादा बना था। 2020 में स्टार्ट किया था मैंने स्टडी। तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उस साल क्या क्या पढ़ा और क्या क्या पढ़ने से रह गया? उस साल आप क्या पढ़ी थी जिसकी वजह से आपका 182 रैंक आया? फर्स्ट टाइम पे जब मैं शुरू की थी तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट की थी। जो प्रीमियर की और पायनियर की बुक थी वो सॉल्व करना स्टार्ट की थी, और उसके बाद में यूनानी सब्जेक्ट्स स्टार्ट की थी। यूनानी सब्जेक्ट्स में उसूल तिब है और जामिल अदबिया, रहबरी मौलियात, ये 3 बुक्स मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम में मैंने सिर्फ ये 3 बुक्स पे ज़्यादा फोकस किया था और यही करके गई थी एग्जाम। मतलब एग्जाम जब मैंने दिया था तो ये 3 बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही करके दिया था। उसमें मेरा 182 रैंक आया था। मतलब ये कि आपने सिर्फ यूनानी सब्जेक्ट्स पढ़ करके एग्जाम दिया था? हाँ, लेकिन यूनानी सब्जेक्ट्स वो ऐसे नहीं कि मतलब बस पढ़ लिया, 1 रीडिंग 2 रीडिंग, तो इस तरह से नहीं था। मैंने उसको पढ़ा था तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस तरह से कि मेरा उस सब्जेक्ट से जितना मैंने पढ़ा है
वहां से क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो, मतलब वर्ड टू वर्ड पूरा लाइन टू लाइन मैंने उसे बहुत अच्छे से, बहुत कम से कम 8 to 10 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, उस तरह से मैंने उसी उतने को, क्योंकि मेरा मॉडल उतना अच्छा नहीं था उस टाइम, तो मैं मॉडल स्टार्ट करती फर्स्ट टाइम तो नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा था कि मैं चाहे कम सब्जेक्ट करूँ लेकिन अच्छे से करूँ उसको, तो मैंने वही किया था उतना ही, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मैंने जितना सेकंड टाइम में मैंने जिस तरह टाइम दिया, जिस तरह पढ़ा उस तरह फर्स्ट टाइम में उस तरह मैंने की थी, तो इस तो वजह इसका से। मतलब ये है कि आप जब 2020 में आपने जब टेस्ट दिया था एपीजीटी, तो उस साल आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाए थे, कुछ कुछ भी प्रिपरेशन हाँ नहीं की थी मॉडर्न के लिए, सिर्फ यूनानी पढ़ के किया था आपने। हाँ, क्योंकि मेरे लिए यूनानी में उस टाइम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, मुझे बहुत ज्यादा लगता था, बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि शुरू में आइडिया नहीं होता है कि, जैसे पता नहीं होता ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, क्या लेवल होता है, तो और बहुत मुश्किल लगता है स्टार्ट करो तो चीजें समझ में नहीं आती। फर्स्ट रीडिंग में तो मुझे उसूल फिर भी जब मैं पढ़ रही थी तो कई कई सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, रीड कर रही थी तो कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह हो रहा था, तो इतना ही बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम में जब यूनानी हो गया, तो सेकेंड टाइम जब मैं मॉडर्न स्टार्ट की, तो टाइम, मतलब टाइम भी अच्छा खासा था और चीजें करनी। तो 2020 में जब आपने दिया था टेस्ट, तो क्या आपको उम्मीद थी कि इस साल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? जिस जब जिस साल प्रिपरेशन 182 स्टार्ट आए थे। की थी तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम ऐसा था कि यार कहीं भी किसी भी चीज में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है क्या, खुद पे ही डाउट था शुरू में, डर लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन फिर जब मैं स्टार्ट के पढ़ने लगी ना, तो बाद में ऐसा फील हुआ कि ठीक है देखेंगे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना है कि मैं फर्स्ट टाइम पे अच्छे से पढ़ के दूंगी, देखते हैं क्या रैंक आता है। और फिर तो जब सिलेक्शन नहीं अगर हुआ, फिर मैं फर्स्ट मतलब एग्जाम देती और अगर मैं एग्जाम दे देती और फिर अच्छा रैंक, मतलब उससे मुझे पता नहीं चलता ना कि मैं कितना पढ़ा, क्या पढ़ा और क्या रैंक आया है, तो जब अच्छे से पढ़ के दिया तो उससे एक ये पता चला कि हाँ ठीक था, तो इतना रैंक आया है, और उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन मिला कि आगे मैं अगर पढ़ती हूँ या आगे अच्छे से कर रही हूँ तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो लास्ट ईयर जब आप का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या फील हुआ कि आप डिप्रेस हो गई थी और आप इरादा अगले बार देने का छोड़ दिया था, या फिर आप मजबूत इरादे उसी वक्त हो गया कि नहीं फिर मुझे करना ही है और मैं कर सकती हूँ? सिलेक्शन नहीं होने के बाद क्या फील होता है ये बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं पैटर्न देखता हूँ अब तक का जो पैटर्न रहा है, मैं 2-3 सालों का पैटर्न देखा हूँ कि मैक्सिमम 20 से 30% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं पीजी में आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उसमें 20 से 30% ही ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाता है, 60 to 70% ऐसे होते हैं जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले होते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम भी किया, स्ट्रगल स्टॉक, आप इस ऐसी कहानियों को लेकर के मैं आऊँ कि जो लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो पाए वो निराश ना हो और वो तैयारी ना छोड़ दे। तो आपको भी निराशा हुई थी जब नहीं हुआ तो? सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे मतलब थोड़ा सा लगा था कि हाँ होना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में जब मतलब रैंक अच्छा था, 182 रैंक था, तो एक उससे हिम्मत भी मिली कि इतना मैंने सिर्फ इतना 3 सब्जेक्ट पढ़ के, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ के इतना अच्छा रैंक ला सकती हूँ, तो आगे मैं अगर थोड़ा सा और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाती हूँ तो अच्छा कर सकती हूँ, तो मतलब हौसला आया मुझे अच्छे से, और हिम्मत बनी कि तो फिर करूँगी। फिर आप मैंने 2000 उसमें थोड़ी सी थी शुरू में। फिर 2021 के लिए, 2021 के लिए आपने फिर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, किस चीज से स्टार्ट किया, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा जो बाकी रह गए थे, वैसे कैसे स्टार्ट किया? मॉडर्न सब्जेक्ट से ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने वो लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था, तो उसी पे मेरा पूरा फोकस था। तो सबसे ज्यादा तो मतलब शुरू में मैंने एनाटमी से स्टार्ट किया था, एनाटमी
फिजियोपैथो वगैरह जो मॉडर्न सब्जेक्ट मैंने उस पर ज्यादा फोकस रखा था। और यूनानी को मैं कम से कम टाइम देती थी क्योंकि मेरा वो पढ़ा हुआ था, तो मैं ये सोची थी कि लास्ट टाइम पे उसको मतलब ज्यादा कर लूंगी, और डेली थोड़ा थोड़ा यूनानी का देख लेती थी, जैसे जो रिवीजन करना होता था तो 1 घंटा दे दिया सुबह में, और बाकी पूरा फुल टाइम मॉर्निंग करती थी। तो किन किन किताबों से आपने पढ़ा मॉडर्न सब्जेक्ट्स? यूनानी का तो आपने बताया 2020 में जो जो किताबें पढ़ी उसी को फिर 2021 में आपने उसको रिपीट किया, उन्हीं किताबों को, जामिउल अदविया, रहबर मौलूजात हाँ, और उसूल तिब, इन 3 किताबों को पढ़ा। मॉडर्न के लिए आपने क्या क्या पढ़ा? मॉडर्न के लिए मैंने रोम्स और सात सीरीज ही लिया था। और रोम्स से तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट करने होते हैं कवर, क्योंकि उसमें मतलब पॉइंट की मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो दिया होता है, तो रोम्स तो करना ही करना है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जैसे कि ये टॉक्सिक जूरिस पीएसएम और पैथो हो गया, फिजियो एनाटॉमी, ये सारी चीजें रोम से कवर करना है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसके लिए सात सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। जैसे पीएसएम में बहुत अच्छा दिया हुआ है, सात सात सीरीज भी। और मैंने सर्जरी भी सात सीरीज से किया था, और एनाटॉमी एनाटॉमी फिजियो भी सात सीरीज रेफर किया था। और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो जोन से किया था। तो लेकिन ऐसा होता है कि जो मतलब कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि ये हो गया ऑर्थो हो गया, ऑप्टल ईएनटी, ये सारी चीजें मतलब ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना कि सब कुछ लेकर चलो, तो वो रोम्स में कम दिया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी देख लो ऐसे। तो आपको 11th रैंक की उम्मीद थी? नहीं सर, 11th रैंक की तो उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं मेहनत की थी टॉप 20 वाली, और सोचती थी कि काश मेरा टॉप 20 में आ जाए, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो। लेकिन इस तरह नहीं था कि 11th रैंक आ जाएगा, तो शायद वो मेहनत 11th रैंक तक पहुंचा दी। तो आप कितना देर पढ़ाई करती थी 2021 में जब आप 11th रैंक लाई हैं? तो इसके लिए अगर किसी को 11th रैंक तक आना हो तो लोग जानना चाहेंगे कि उसको कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी डेली, क्या रूटीन रहता था आपका? हाँ, घंटे तो सर मतलब ऐसे तो अगर लेके बैठे रहे तो 10 से 15 घंटे भी बैठे रहे तो उससे उतना इफेक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा घंटे दे रहे हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी या फिर उससे बहुत अच्छा रैंक आएगा। बस ये है कि आप मतलब डेली पढ़ो, और 8 to 10 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा। 8 आवर भी पढ़ रहे हैं, डेली भी पढ़ रहे हैं, और उस तरह पढ़े कि जैसे आप 1 घंटा अगर लेके बैठ रहे हैं तो उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं 4 घंटे तक कुछ देख रहे हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो इस तरह नहीं करना है। अ, मैं डेली 8 to 10 आवर पढ़ती थी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे मतलब रात में पढ़ने की आदत नहीं थी। तो मैं दिन में पढ़ती थी पूरा मॉर्निंग से लेके, और बीच बीच में रेस्ट भी करती थी 15-20 मिनट्स के लिए या फिर हाफ आवर के लिए। अगर किसी रेस्ट भी करना जरूरी है, फिर उससे क्या है कि थोड़ा मतलब ये होता है फिर वापस से जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, तो उससे ज्यादा से ज्यादा हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं। और बुक्स भी ऐसा नहीं है कि हम एक ही बुक्स लेके बैठे, मतलब कई सारी बुक रेफर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मौलियात के लिए मैंने सिर्फ ये रहबर मौलियात किया था, पूरे शरह अज़दाब को सोच रहा मैं पढ़ डालूं मुझे अच्छा रैंक लाना, तो ऐसा नहीं। एक ही बुक लें लेकिन उसको बहुत अच्छे से करें, और या फिर कोई मॉडर्न की सब्जेक्ट जैसे कि एनाटमी हो या कोई भी बुक हो मॉडर्न की, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं कि, तो एक ही बुक को पढ़ना है, और मतलब बार बार पढ़ना, रिवीजन करना है, इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में एमडी की सीट मिल जाए, तो पेड सीट मिल जाए, तो उसको कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए? यूनानी सब्जेक्ट तो सबको ही पढ़ना है, और मॉडर्न सब्जेक्ट भी मतलब पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर किसी को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो वो थोड़ा सा पढ़ लेगा तो हो जाएगा, नहीं, अब ऐसा नहीं। अब सब पेपर पैटर्न ऐसा है कि हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक मतलब ये नहीं है कि वन लाइनर्स पढ़ लिए या फिर तो हो जाएगा। एक कंसेप्ट रहना चाहिए, हर चीज का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर तो
टॉप 20 में आना हो तो उसको कितनी देर पढ़ना होगा और अगर क्या टॉप क्या 20 पढ़ना में है? हाँ, अगर टॉप 20 में आना है उसे, तो उसे तो हर चीज पढ़ना पड़ेगा। मतलब सारे यूनानी सब्जेक्ट भी अच्छे से उसको कवर होना चाहिए, मॉडर्न सब्जेक्ट भी सारे होने चाहिए, ऊपर से जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्थल और ये चीजें हम उसको साइड कर देते हैं ना, तो इससे इससे भी क्वेश्चन 2021 में तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे ज्यादा। तो ये सब भी, इसके भी थोड़ा थोड़ा मतलब हर सब्जेक्ट से हमें नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एनाटॉमी हो गया, ऑप्स, गायनी, पैथो, सर्जरी, ये सब बहुत अच्छे से करना है। और पीएसएम है, तो ये सब अच्छे से करना है सब कुछ। और जितना पढ़े उतना कम है, जिसको टॉप 20 में आना है उसको तो। आप इस दौरान इंटर्नशिप के बाद सिलेक्शन का आपका दूसरा अटेम्प्ट में हुआ, तो इस दौरान आपने कोई जॉब कहीं कर रही थी या सिर्फ पढ़ाई कर रही थी? सिर्फ प्रिपरेशन किया या आपने कहीं कोई ज्वाइन भी किया था, हॉस्पिटल वगैरह? नहीं सर, हॉस्पिटल वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ पढ़ाई ही कर रही थी जब सेकंड अटेम्प्ट में जब कर रही थी। क्योंकि हमें मतलब ये होना चाहिए एक उस चीज को बस दिमाग में सेट कर ली थी मैं कि मुझे बस करना है, इसके अलावा मुझे और नहीं सोचती थी कि हर, क्योंकि फिर इधर उधर जाओ, फिर उस तरह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है ना, कि नहीं कर पाती तो इस वजह से। और उस चीज को प्रायोरिटी देना पड़ता है, जैसे कि अब हम फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं, शादी भी अटेंड कर रहे हैं, और त्योहार हर चीज कर रहे हैं, और उसमें सोशल मीडिया, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो हाँ, सब कुछ तो वो सब कुछ लेके एक साथ नहीं हो पाता है। जब सोशल मीडिया प्रिपरेशन कर रहे यूजर्स, हैं थोड़ा। इंस्टा यूज करने हाँ वालों को हाँ, क्या क्या मैसेज रहेगा? मैं अपने बता दूं, आप को थोड़ा जो उसका। जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये 2 साल से मेरे से कनेक्टेड थी और ये मुझसे पूछते रहती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है। तो मैंने इसको कहा था कि भाई तुम इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं यूज करना है। तो ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी। जब इसका सिलेक्शन, मैंने कहा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम कॉलेज में चले जाओ, तब तुम इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट बनाना। तो अब ये इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाई है और खूब अच्छे से अब पोस्ट आता है इनका और स्टेटस वगैरह आते रहता है। तो जिनको तैयारी करनी है उनको तो इंस्टाग्राम से दूर रहना है, क्योंकि फालतू में सोशल मीडिया पे बहुत सारे वक्त चले ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह एक और लड़की सहला, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ की, वो भी मेरे साथ मेरे से कनेक्टेड रहती थी। तो उसको भी मैंने कहा था कि तुम्हें भी सोशल मीडिया से दूर रहना है और तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम इंस्टाग्राम पे आना। वो लोग दूसरे को देखती थी अपने साथ में किसी किसी को कि इंस्टाग्राम पे, जैसे ये भी कि इंस्टाग्राम पे उसका ये पोस्ट आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये डिस्कस करते थे कभी कभी मेरे से आके कि इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसका मैंने ये पोस्ट देखा। तो इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए। आज सहला एमयू में है, उसका एमयू में सिलेक्शन हो गया और ये एनआईयू में है। तो अब सिलेक्शन के बाद ये लोग इंस्टाग्राम अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो आपको भी कुर्बानियाँ देनी होगी अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए, इनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी का नहीं निकलता है तो उसको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वही बच्चे निकाल पाते हैं जिन्होंने 5 साल अच्छे से पढ़ाई की हो और उनका मतलब हो कि मुझे पीजी करना ही है, तो उनके लिए इजी होता है, ठीक है। और जिसने इतना ध्यान नहीं दिया हुआ, फिर लास्ट में आके कि हाँ चलो अब मुझे पीजी करना है, तो वो सोचे कि मैं 2-3 महीना पढ़ के या थोड़ा सा पढ़ के मैं निकाल लूंगी, मैं निकालूंगा, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो उसको या तो पूरा साल, 1 साल उसको अच्छे से देना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब निकलेगा। और ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छे से मेहनत करते हैं एकदम ये होगी कि मुझे करना है तो हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर एतमाद होना चाहिए आप पे। हाँ मैं लोगों को बता दूं कि ये जब फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका नहीं हुआ या फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इसने एग्जाम दिया था,
तो हमारे डिस्कशन होती रहती थी, तो इनका उस वक्त टारगेट ये था कि कहीं भी कोई भी सीट मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि सीट नहीं मिला। तो फिर ये वो थोड़ी बहुत निराश थी, लेकिन मैंने इसको हिम्मत दिलाया कि इस बार जो अब तुम्हें देना है, तो ये नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, बल्कि अब इस बार ये देना है कि मनचाहा कॉलेज मिले और मनचाहा सीट मिले। इस हिसाब से तुम तैयारी करो, इस हिसाब से पढ़ाई करो। और जब उसने इस तरह से मेहनत की, और किसी का मेहनत ज़ाया नहीं होता है, अल्लाह ताला मेहनत किसी का ज़ाया नहीं करते हैं। अगर आप सही सच्चे दिल से अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो वो होगा। और इसका फ्रूट इसको मिला कि अब ये इस बार इन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया, जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, वो मिला। NIU में इन्होंने गायनी सेलेक्ट किया और इनको मिला। तो ये जब आप मेहनत करते हैं अच्छे से, तो ये उसका नतीजा ये होता है। तो जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, नहीं निकाल पाए, अब उनको चाहिए कि अब अपना वो गोल ये सेट करें कि अब मुझे मनचाहा सीट लेनी है, ये कॉलेज, उस हिसाब से पढ़ाई करें कि मुझे बस इस कॉलेज में जाना है और ये सीट चाहिए मुझे। तो अगर आप खुद इस कॉन्फिडेंस से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप खुद अपने रिजल्ट पे यकीन नहीं कर पाएंगे अगर आप सच्चे दिल से और अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करें तो फिर मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग नए हैं, अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आप क्या मैसेज देंगे उनको? उनको यही कहूंगी कि आप स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मतलब ये है कि मुझे करना है, अपने आप में को यकीन दिलाएं और अपने आप से उम्मीद रखें कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मतलब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। शुरू में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है। लेकिन जब आप उसमें लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप चीजें पता चलती जाएंगी, क्या पढ़ना है और कितना करना है, और समझ में आने लगेगा हर चीज। तो बस शुरू करने में देरी है। जो लोग अभी, तो बहुत देर हो गई है हम लोगों की इंटरव्यू आते आते, तो जो बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके होंगे तैयारी, तो उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? यही कि वो अपने आप से सिर्फ कंपटीशन करे, दूसरों को नहीं देखे कि इनका इतना पढ़ के हो गया है या फिर मेरा नहीं हुआ, इनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अपने आप पे डेली डे बाय डे प्रोग्रेस करे कि आज मैंने इतना पढ़ा है तो कल मुझे इससे अच्छा करना है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। बस यही। तो आखिर में मैं लोगों को बता दूं कि ये डॉक्टर ज़ोहरा खान, मेरे इस किताब का मैं थोड़ा अपना वो भी कर दूं मैं अपनी किताब का एडवर्टीजमेंट भी कर दूं। तो ये किताब है यूनिवर्स 1.0 और इस किताब के ऑथर हैं, देखिए यहाँ पे है, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ इनके साथ में, डॉक्टर वैस अहमद, और इसके को ऑथर हैं ज़ोहरा खान। एक को ऑथर में ज़ोहरा खान भी हैं। ज़ोहरा खान कहाँ भाई, कैमरे पे आओ। डॉक्टर ज़ोहरा नहीं दिख खान, रहा। अब दिखा? डॉक्टर हाँ। ज़ोहरा खान, तो ये को ऑथर भी हैं इस किताब की। और इससे बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप और वीडियोस हमारे हैं, इसको देख सकते हैं। ये AIPGT के बच्चों के लिए लिखा गया है, इसमें AIPGT के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो मैं जब ये फ्री थी एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद, एडमिशन होने से पहले 2-3 महीने मैंने इनसे कुछ काम करवाया इस किताब से रिलेटेड। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस किताब को लिखने में मदद की। और अल्लाह का शुक्र है कि ये 1 महीने रिलीज हुआ। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, जो व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं, जो इस किताब को ख़रीदे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि अभी 1 महीने और 1 हफ्ते, तकरीबन 1 महीने 10 दिन हुए, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि 300+ बुक्स सेल हो गई है, जो कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी किताबें बिकेंगी, इतनी जल्दी इतनी मकबूल होगी। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस किताब को ख़रीदा और इसको इतनी मकबूलियत दी, इसको प्यार दिया, इस किताब को इतना मोहब्बत लोगों ने दिया। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। और आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने NIU में सिलेक्शन, आप NIU में सिलेक्ट की, गायनी सिलेक्ट की, क्यों की?
और सिलेक्शन के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, वहाँ पे कैसा लग रहा है? क्योंकि सर मुझे इंटरेस्ट था गायनी में, और हमेशा से पहले से मैं सोचती थी, और हमारे मतलब पेरेंट्स का भी यही था कि जो गायनी करना चाहिए, और सबसे ज्यादा तो मुझे पसंद था। और फिर वो जब इतना अच्छा रैंक आया तो अपनी चॉइस की सीट लेना तो जरूरी है ना सर, जो चीज इसलिए पसंद है उसमें इंटरेस्ट है। मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे भी जब प्रैक्टिस कर रही थी तो ऐसा था कि हाँ ये चीज करना है हमेशा से। तो वहाँ अब वहाँ जाने के बाद, एडमिशन के बाद आपको क्या, कैसी चल रही है जिंदगी वहाँ, कैसा लग रहा है, कैसे सबके गुजर रहे हैं एनआईएम के दिन? शुरू में एडमिशन के टाइम पे मुझे थोड़ा सा टेंशन था, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि करोल बाग लूं या फिर एम्स जाऊं या फिर कहाँ जाऊं, क्योंकि बेंगलोर मतलब मुझे करना था गायनी, ठीक है, लेकिन सीट्स हर जगह गायनी की अवेलेबल नहीं है। तो जब मैं यहाँ आई तो थोड़ा सा टेंशन में थी, क्योंकि मैंने पहले शुरू में एडमिशन ले लिया था दिल्ली में, मेडिसिन करो। की सीट मुझे वहां मिल गई थी, हाँ करोल बाग में। तो वहां से छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां पे मेरे रिलेटिव थे और हर चीज मेरे लिए वहाँ पे स्टाइपेंड भी इतनी ज्यादा थी, सब कुछ तो छोड़ के आना थोड़ी बहुत परेशान थी क्या किया जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो शुरू में 1 वीक तक थोड़ा सा टेंशन में थी क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिसीजन जो था वो बहुत अच्छा था। वो यहाँ की जो स्टडी है, यहाँ का माहौल है, हर चीज मुझे इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी अच्छी वाइफ है यहाँ की, कि मुझे ऐसा लगता है अब वो चीज मैं भूल गई हूँ बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है। अब मुझे इतना थोड़ा सा भी मुझे ये नहीं है कि मैंने वो सीट्स क्यों छोड़ी, मैं वहां पर मुझे लाखों मिलते थे, यहाँ पे मुझे कम स्टाइपेंड है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर इस चीज का वो नहीं हो रहा है, क्योंकि चीजें वैसे हो रही है यहाँ पर, तो मुझे अच्छा फील आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं इससे लोग मोटिवेट भी होंगे, जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं आखिर में उस वीडियो को चलाऊंगा कि कैसे वहाँ जाने के बाद एनआईएम में ये लोग कैसे एडमिशन के बाद कैसे टेंशन फ्री होकर के और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास इनकी, इन्होंने स्टेटस लगाया था तो मैंने उसको वो कर लिया, सेव कर लिया है, तो मैं इसमें लास्ट में डाल दूंगा। वो इसका मकसद ये है कि जो लोग, जो बच्चे नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर में मोटिवेशन है उस वीडियो को देख करके कि एमडी के बाद की ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाती है और कैसा होता है वहाँ। वो उसको, उस पल को आप लोग भी कुछ देर के लिए जिएंगे। तो आखिर में मैं इस वीडियो जी पे, सर, इस यहाँ प्रोग्राम पर को, पढ़ाई भी, यहाँ पर सर पढ़ाई भी अच्छी है, और मतलब इंजॉयमेंट भी है, हर चीज सीखने को मिलता है कि स्टूडेंट लाइफ है, तो वो चीज है कि मतलब प्रिपरेशन करके इतना मेहनत करके जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छा लगता है कि सब चीजें एक साथ इंजॉय करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया, और बहुत देर से वक्त दिया लेकिन दिया, बहुत शुक्रिया। एनआईएम में जाने के बाद लोग मसरूफ हो जाते हैं। ये मैं लोगों को बता दूं कि ये वीडियो लेट से आने की वजह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ज़ोहरा खान है, इनकी मसरूफियत है। एनआईएम में जाने के बाद लोग मसरूफ हो जाते हैं। ये इनका सिनॉप्सिस का वर्क चल रहा था और नाइट ड्यूटी आए दिन हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट में ही ये मुझे भी वक्त मिलता था वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो नहीं हो पा रहा था। तो इन सब वजहों से, और ये अच्छी बात है कि आप मसरूफ़ रहें ज़िंदगी में और अच्छा करें और खुश रहें। मेरी दुआ है कि आप और अच्छे मुकाम पे और ऊंचे मुकाम पे जाएं और सारी दुनिया की खुशियां आपको मिले, इस दुआ के साथ। और बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। और इसी बात पे मैं अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सारी उम्र हम, सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ला 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 पानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance for grow up once again. Na 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 na. ज़ोहरा जबी
तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुम पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ज़ोहरा जबी ओ ऐ मेरी मेरी ज़ोहरा जबी।